हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने डिस्कस किया था जो जून में पेपर हुआ था यूजीसी नेट का। आज हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर वाले से। सो पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है पीवाईक्यू की। तो इन दो पेपर से ही हम एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे कल वाला पेपर और आज वाला पेपर में ऑलमोस्ट आपके 15 to 20 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इसलिए यूजीसी नेट में अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है इस बार, तो पीवाईक्यू को आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा और इनको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन ईजिली करेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप पीवाईक्यू 5 ईयर के अच्छे से एनालाइज करके जाए, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जेआरएफ हो जाए। सो हम आज देखेंगे जो दिसंबर वाला पेपर हुआ था, दिसंबर 2023 में, ये वाला पेपर डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है, आंसर्स के साथ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है geography_wisdom academy। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा चल रहा है 5 ईयर पीवाईक्यू मैराथन, जिसमें हम डेली एक क्लास अपलोड करते हैं, 1 साल का पेपर करके। कल से हमारी लाइव क्लास रहेगी 7 से 8 बजे के बीच में। स्टार्टिंग की 2 क्लास हमने रिकॉर्डेड रखी है, उसके बाद हम आगे के लिए मैराथन क्लासेस भी लेके आएंगे। मैराथन क्लासेस जिसमें हम ज्योग्राफी की स्टार्टिंग फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल थॉट। ये 2 सेक्शन हम मैराथन क्लासेस के थ्रू कंप्लीट कवर करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि 9 जनवरी से पहले आपको कंप्लीट 5 ईयर की पीवाईक्यू प्रोवाइड करवा दे, और साथ में कुछ जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है पीवाईक्यू के बेस पे हम एनालाइज कर रहे हैं कि कौन से एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन एरियाज़ को हम मैराथन क्लासेस के थ्रू आपको 9 जनवरी से पहले उनकी सारी क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टेंस इन ऑप्टिकल थर्मल इंफ्रारेड रीजन। सो थर्मल इंफ्रारेड रीजन में रिफ्लेक्टेंस के बेस पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो इसमें जो हाईएस्ट जो अरेंजमेंट रहती है, जो हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस होता है वो तो रहता है हमारा ग्रास का, और जो लोवेस्ट है वो रहता है क्लीन वाटर का। सो हमारा आंसर स्टार्ट होगा डी से। डी से हमारा एक ही आंसर है इसमें, देखिए। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए भी हम आंसर्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो क्लीन वाटर का अगर हमें पता हो कि इसकी रिफ्लेक्टेंस सबसे कम रहती है, तो डी हमारा पहला आंसर होगा। तो फिर डी सी बी ए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है नेशनल फ्लड कमीशन। नेशनल फ्लड कमीशन ने इंडिया में 40 मिलियन हेक्टेयर एरियाज को आइडेंटिफाई किया है एज ए फ्लड साइक्लोन के रूप में। सेकंड है 1/3 लैंड एरिया इंडिया का वल्नरेबल है लैंडस्लाइड के रूप में। थर्ड दे रखा है कि तूतीकोरिन जो है, तूतीकोरिन है ये सिस्मिक जोन में मुंबई और कोलकाता से हाई जोन में पाया जाता है। फोर्थ है सुपर साइक्लोन जो आया था 6 दिसंबर 2004 को, इसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था उड़ीसा को। तो इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, उड़ीसा दे रखा है। आपको पता होगा कि 6 दिसंबर 2004 के साइक्लोन में जो मोस्ट अफेक्टेड एरियाज थे उनमें सबसे ज़्यादा था अंडमान निकोबार, उसके बाद आपका तमिलनाडु कोस्ट और आंध्र प्रदेश कोस्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, डी हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा। फिर तूतीकोरिन वाला स्टेटमेंट भी देखिए कि ये सिस्मिक जोन में मुंबई और कोलकाता से हाई जोन में है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये एकदम सदन में पाया जाता है। और जो हमारा सिस्मिक जोन वाला हम जो मैप देखते हैं उसमें मुंबई कोलकाता ये सब हाइयर जोन में पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। पहला जो सेकंड जो स्टेटमेंट था, सेकंड स्टेटमेंट में जो 1/3 लैंड एरिया लैंडस्लाइड से, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट वाला इसमें इनकरेक्ट था, 40 मिलियन हेक्टेयर वाला फ्लड कमीशन वाला। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट फॉर्मल बुक ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की फर्स्ट फॉर्मल बुक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का बुक आई थी, ये बुक थी स्ट्रेबो की। उसके अलावा हम देखें तो गाइड ऑफ ज्योग्राफी, है टोलमी की बुक थी। पेरियोडोस जेस पेरियोडोस ये बुक थी हेकेटियस की। और जो कॉस्मोस है ये है हम्बोल्ट की बुक थी ये। इसमें हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन है, ये जून में वापस रिपीट हुआ है, कि इसी से रिलेटेड वापस क्वेश्चन आया है जून वाले सेशन में। नेक्स्ट है हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है।
फास्टेस्ट एंड डीपेस्ट जियोस्ट्रॉफिक करंट्स ये वेस्टर्न बाउंड्रीज पे पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखा था कि जो जियोस्ट्रॉफिक करंट है वो फास्टेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक ही स्लाइड में हमने देख लिया कि 2 क्वेश्चन पिछले पेपर में रिपीट हो चुके हैं। फिर वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स आर मोर कंसंट्रेटेड एंड ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स आर मोर डिफ्यूजिव। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि वेस्टर्न बाउंड्री करंट होते हैं इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, वार्म वाटर से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। फिर अब ब्राज़ील करंट इज़ द लार्जेस्ट करंट ऑफ वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स। ये स्टेटमेंट गलत है। आपको पता ही है कि जो वेस्टर्न करंट्स है, वेस्टर्न करंट्स में जो लार्जेस्ट करंट है वो हमारा होता है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम इसमें लार्जेस्ट करंट है, ना कि ब्रेजिलियन करंट। फिर कैनरी, बेंगुला और हम्बोल्टन करंट ये ईस्टर्न बाउंड्री करंट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैनरी करंट हमारा जो कोल्ड करंट है। फिर बेंगुला करंट, हम्बोल्ट करंट ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका के आसपास पाए जाते हैं, जो कि ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स है। सो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। फूड चेन में हमें ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखिए डाई एटम प्रोड्यूसर्स में आता है। जो सबसे इनिशियल फेज में होता है डाई एटम होता है। उसके बाद आता है बार्नेकल लार्वा। फिर हमारा इसमें होता है हेरिंग, फिर एरोवोम्स। हेरिंग और एरोवोम्स, हेरिंग सबसे ऊपर होगा, एरोवोम उससे पहले आएगा। सो इसका आंसर होगा बी, ए, डी और सी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कि इंडियन ओशन में इनमें से कौन सी रीज लोकेटेड है। सो ये वाला ओशिनोग्राफी में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में जो रीजस है उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक जो ओशनिक करंट है, ये 2 टॉपिक ओशिनोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। एक या दो या 3 क्वेश्चन इसमें मोस्टली देखने को मिलते हैं। सो इसमें रहेगा इंडियन ओशन में कौन सी लोकेटेड है। चार्ल्सबर्ग रीज है, ये इंडियन ओशन में है। इसका राइट आंसर ये रहेगा। वालविस जो रीज है, वालविस वाली ये साउथ अटलांटिक की रीज है। और जो वाइविल थॉमसन रीज है, ये वाली ये भी अटलांटिक की है, नॉर्थन अटलांटिक की। और अल्बाट्रोस प्लेट्यू ये इंडियन ओशियन का है। वैसे तो इंडियन ओशियन का ही है, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि रीज कौन सी है। तो रीज से रिलेटेड हमारा रहेगा चार्ल्सबर्ग रीज। इसमें पूछ रखा है रिलीजन दे रखे हमें वर्ल्ड के, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉलोअर्स के बेस पे हमें इसका बताना है, सीक्वेंस बतानी है। तो हाईएस्ट वर्ल्ड में फॉलोअर्स जनरली हमें पता है क्रिश्चियनिटी के ही है, ऑप्शन सी। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है मुस्लिम्स। उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट रहेंगे हिंदू। उसके बाद रहेंगे बुद्धिस्ट, डी, सी बी ए डी ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। इससे रिलेटेड हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला है कि द स्टेट शेल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। सेकेंड है कि इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। सो ये दोनों अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ये हमारा आता है डीपीएसपी में। डीपीएसपी में आर्टिकल 48A जो है वो इससे रिलेटेड है। ये आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में। आर्टिकल 51A सब पार्ट जी वाला जो प्रोविजन है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा ज्योग्राफर था जिसने पॉइंट आउट किया था कि जो हीट रिसीव्ड है सन से वो इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा होगी और अदर लेटीट्यूड में कम रहेगी। तो इसका जो आइडेंटिफायर था वो था वेरेनियस। वेरेनियस ने सबसे पहले बताया था कि जो इक्वेटोरियल एरियाज है उनमें सबसे ज़्यादा हीट रिसीव की जाती है कंपेयर टू हायर लेटीट्यूड्स। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोसिस्टम को हार्वेस्ट मेथड और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बेस पे किसने डिवाइड किया था। ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में भी अगर आप देखते हैं तो इकोसिस्टम से रिलेटेड हमें हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। उसमें भी मोस्टली 5-7 स्कॉलर है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर होगा ओडम। ओडम ने वर्ल्ड को इकोसिस्टम को हार्वेस्ट मेथड और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बेस पे डिवाइड किया था। पहला ये अर्नेस्ट हेकल ने वर्ड दिया था इकोलॉजी। फिर वाइटेकर ने दिया था बायोम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट।
ये भी आप याद रख लीजिए, हेकल का तो पीवाई क्यूज में आया भी एक बार कि इकोलॉजी टर्म किसने दी थी, तो अर्नेस्ट हेकल ने। नेक्स्ट है कि हमें मिडाल की क्यूमुलेटिव कोजेशन थ्योरी के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाली क्लास में हमने जब डिस्कस किया था उसमें मिडाल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, और वेरी नेक्स्ट पेपर में हमें वापस देखने को मिलता है मिडाल की क्यूमुलेटिव कोजेशन थ्योरी। पहला स्टेटमेंट है, मिडाल आर्ग्यूड रीजनल डिफरेंसेस आर द नेचुरल आउटकम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनइविटेबल रिजल्ट ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मिडाल ने कहा था कि रीजनल डिफरेंस, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक जगह होगा तो डिफरेंस हमें देखने को मिलेंगे, सारे एरियाज में सेम डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मिडाल रिकॉग्नाइज 4 स्टेज इन ग्रोथ ऑफ स्पेस इकोनॉमी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो 4 स्टेज वाला हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रोस्टोज के इकोनॉमिक मॉडल में। रोस्टो का जो ग्रोथ मॉडल था उसमें हम 4 स्टेज वाला पढ़ते हैं। फिर है मिडाल्स प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। ये फिर हमें पता है कि जो रोस्टो का मॉडल था उसमें प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ स्टेज, ये सारे रोस्टो के मॉडल में, ना कि मिडाल के मॉडल में। फिर इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिंग रीजन ऑन वन एंड, स्टैग्नेटिंग और डिक्लाइनिंग रीजन ऑन अदर एंड। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि किसी एक एरिया में अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप हो रही है तो दूसरे एरियाज में हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक जगह इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन होने लगता है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट है हमारा एजर्सन दे रखी है और रीजन दे रखा है। अर्बन हीट आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज विच इज वार्मर देन सराउंडिंग रूरल एरियाज। सो पहले स्टेटमेंट में दिया है कि अर्बन हीट आइलैंड वो होता है जहाँ पे अर्बन एरियाज में सराउंडिंग एरिया से थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। रीज़न क्या दे रखा है इसका, कि जो हीट क्रिएट होती है अर्बन एरियाज में वो एनर्जी फ्रॉम ऑल पीपल, बिल्डिंग, कार, बसेस, ट्रेन एक्सेट्रा, इनके जरिए जो भी हीट क्रिएट होती है वो वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से ही वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये एजर्सन और इसका रीज़न दोनों करेक्ट दे रखा है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। नेक्स्ट है हमें ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड जो अप्रोचेस है उनको दे रखा है, और उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। पहला है बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म क्या होता है, बिहेवियरलिज्म को कनेक्ट करते हैं हम, कॉग्निटिव इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो बिहेवियरलिज्म भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है थॉट में, क्योंकि इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मेंटल मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो भी आपका बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड था। फिर है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या होता है, पीपल एंड दियर कंडीशंस। स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है एक्सेप्ट द बेसिक नोशन ऑफ डिटर्मिनिज्म। और पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म में अपन बात करते हैं ओपननेस इन सोशल एंड ज्योग्राफिकल इंक्वायरी। नेक्स्ट हमारा है वापिस मैच करना है हमें इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से होकर जाती है, तो ये हम देखते हैं कि जो रशिया का ईस्टर्न पार्ट है, बेरिंग सी है, वहाँ से होकर ये जाती है, इसका मैचिंग होगा बेरिंग सी से। फिर प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो आपकी लॉन्गिट्यूड है उसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ये ब्रिटेन से होके निकलती है, तो ब्रिटेन, फिर पोर्तुगीज़, फिर वहाँ से अफ्रीका के जो गुयाना कोस्ट है वहाँ से होके जाती है, तो इसका मैच हम करेंगे गल्फ ऑफ गुआना के साथ में। फिर 50 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ये जाती है हमारी जो गल्फ ऑफ कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से होके 140 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, ये है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें जो विंड्स होती है, लोकल विंड्स, उसमें 2 टाइप्स की विंड होती है, एक एनाबेटिक विंड्स होती है, एक एनाबेटिक विंड होती है। एनाबेटिक जो होती है वो वार्म एरिया से रिलेटेड होती है, जिनका ओरिजिन वार्मर एरिया से होता है, या फिर जो हॉट विंड्स होती है। कैटाबेटिक विंड्स को की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है कि कोल्ड विंड्स होती है मोस्टली। सो पहला स्टेटमेंट है कि जो कैनाबेटिक विंड्स है ये ओरिजिनेट इन कोल्ड अपलैंड एरियाज एंड कैस्केड टुवर्ड्स लो एलिवेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो कोल्ड एरियाज में इनका ओरिजिन होता है, ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि कैनाबेटिक का रिलेशन होता है कोल्ड एयर से। फिर है पेम्पर एंड हेबूब आर द लोकल कैटाबेटिक विंड्स। सो इसमें पेम्पर है हमारी जो पंपास रीजन है वहाँ पे पाई जाती है पेम्पर। ये दोनों विंड्स एग्जैक्टली कैटाबेटिक नहीं है, यानी इसमें से एक कोल्ड विंड है, पेम्पर कोल्ड विंड है, लेकिन इसका एग्जैक्ट ओरिजिन कैटाबेटिक नहीं माना जाता, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है, ट्रू है। सेकंड है 30
1% females in age group of 15 to 49 were having HIV/AIDS as per 2022 वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा। तो इसके लिए हमें कंट्री का नाम बताना है कि कौन सी कंट्री में 36% फीमेल्स को HIV/AIDS है। तो इसका आंसर होगा इस्वातिनी। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन से रिलेटेड। पहला है अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर लैंड एंड इनहेबिटेंट्स बिकम अर्बन बाय स्मेल्स। स्मेल्स ने ये डेफिनेशन दी थी। अर्बनिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ बाय वर्थ, ये वर्थ की डेफिनेशन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इसमें देखते हैं डेविस हाईलाइटेड द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेशलिज्म राइज इन अर्बन पॉपुलेशन। तो डेविस ने अर्बनिज्म से रिलेटेड बात तो की थी, लेकिन स्पेशलिज्म और अर्बन पॉपुलेशन से रिलेटेड इसका ये स्टेटमेंट नहीं था। फिर कार्टर है, कार्टर का अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इफ द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एक्सीड्स द एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ ए नेशन। ये स्टेटमेंट भी कार्टर का नहीं है, कार्टर ने एग्जैक्टली ऐसी लाइन नहीं बोली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट हम देखते हैं इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक। इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक जो अप्रोच है ज्योग्राफिकल थॉट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इडियोग्राफिक में क्या होता है, इडियोग्राफिक होता है आपका डिस्क्रिप्शन। ज्योग्राफी में जो डिस्क्रिप्टिव जो ट्रेंड चला था उसका जो मेन बैकग्राउंड था वो इडियोग्राफिक अप्रोच के बेस पे था। वहीं नोमोथेटिक जो अप्रोच है, नोमोथेटिक का मीन्स होता है नॉर्म्स यानी लॉज के बेस पे जो होगा। ये हमने देखा लास्ट क्लास में भी देखा था कि नोमोथेटिक का मीनिंग ही पूछा था उस क्लास में कि नोमोथेटिक किससे रिलेटेड है। तो ये लॉ सीकिंग होता है, इडियोग्राफिक होता है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है या रीजनल होता है। तो इसमें देखते हैं हम्बोल्ट और शोर लेट द स्टेज ऑन फाउंडेशन ऑफ जनरल लॉज, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद जेम्स डिक्लेयर्ड देयर इज नो सच थिंग एज रियल रीजन, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर है कांट, हेटनर, हार्टसन कंसिडर्ड ज्योग्राफी एज नोमोथेटिक साइंस, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि कांट, हेटनर और हार्टसन ये सब रीजनल ज्योग्राफर्स थे। रीजनल ज्योग्राफर्स थे, इन्होंने इडियोग्राफी के अप्रोच पे फोकस किया था। इन्होंने इडियोग्राफिक को एक्सप्लेन किया था। जैसे हम हार्टसन का देखें, हार्टसन का जो एरियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड था वो इडियोग्राफिक अप्रोच पे है, ना कि नोमोथेटिक साइंस पे है। फॉर कांट ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्टिव, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट हमारा मैच करना है हमें, सॉइल्स दे रखी है एक तरफ और दूसरी तरफ क्लाइमेट दे रखा है कि सॉइल में जो प्रोसेस होती है उसको क्लाइमेटिक रीजन से हमें मैच करवाना है। लेटराइजेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें हॉट एंड वेट क्लाइमेट में। फिर है पोर्टजोलाइजेशन होता है ह्यूमिड टेम्परेट में। ग्लाइजेशन होता है हमारा एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में। और कैल्सिफिकेशन ये सेमी एरिड एरियाज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रीडमैन की कोर पेरिफेरी मॉडल से। फ्रीडमैन, इसमें पहला स्टेटमेंट है द कोर रीजन इज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद एन अर्बन न्यूक्लियस, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है अराउंड द कोर डाउनवर्ड ट्रांजिशन एरियाज आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड है रिसोर्स फ्रंटियर एरियाज आर फाउंड अराउंड द कोर रीजन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है हमारे यहाँ पे क्योंकि जो कोर रीजन होगा उसके आसपास रिसोर्स फ्रंटियर एरियाज नहीं पाए जाते। कोर पेरीफेरी मॉडल में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। फिर है डाउनवर्ड ट्रांजिशनल एरियाज रिप्रेजेंट एरियाज ऑफ सेटलमेंट दैट आर स्टेगनेट और डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग रिसोर्स बेस और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इसमें हम देखें तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि इसमें तो ये कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में है और यहाँ पे ये कह रहा है डिक्लाइनिंग में। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट है। सो ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें स्केल दे रखी है और एप्लीकेशन दे रखी है। इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो पीवाईक्यूज में जो लास्ट वाली क्लास हमने ली है उसमें हमने एक तो फुजीता इंडेक्स जो है और एक है सेफिर सैमसन इंडेक्स, इनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था क्योंकि टोर्नेडो और हरिकेन से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आए थे। और उनके आप डिटेल में आंसर की देखते हो तो उसमें आपको फुजीता इंडेक्स मिलेगी और सेफिर सैमसन इंडेक्स भी मिल जाएगी। इसका राइट आंसर होगा वेंटवर्थ जो स्केल है ये होती है सेडिमेंट की साइज को मेजर करने के लिए। सेफाइर सिम्पसन इंडेक्स होती है हरिकेन्स को मेजर करने के लिए। फुजीता इंडेक्स होती है टोर्नेडो के लिए और रिक्टर स्केल सबको ही पता है अर्थक्वेक के लिए। फिर नेक्स्ट है कि जो वोटिंग ज्योग्राफी है, वोटिंग ज्योग्राफी का पॉलिटिकल ज्योग्राफी से कोई रिलेशन नहीं है या फिर वीकनेस उसकी क्या रहेगी, इससे रिलेटेड किस स्कॉलर ने सबसे पहले बात करी थी तो वो था कोक्स ने वोटिंग ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड अपने पेपर पब्लिश किए थे।
नेक्स्ट है रिकार्डियन मॉडल का, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। रिकार्डियन मॉडल, द नीड फॉर ट्रेड अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि नीड फॉर, अगर किसी एरिया से हमें कुछ लेना है उसका मेन रीज़न यही रहेगा क्योंकि हमारे पास या तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर वो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए हम कहीं से दूसरी जगह से उनको इम्पोर्ट करते हैं। जापान हैज नो ऑयल रिजर्व्स ऑफ इट्स ओन येट इट्स अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि जापान के पास अपने कोई ऑयल रिजर्व्स नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंज्यूमर्स में आता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो इसमें हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा इंसोलेशन से रिलेटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे जब टकराती है तो वहाँ पे जो वो एसिमुलेशन होता है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इससे रिलेटेड हमें इसमें दी गई है टर्मिनोलॉजीज, हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा इसमें रेडिएशन से रिलेटेड। रेडिएशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिपील इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट अल्टरिंग ईच ईदर द ऑब्जेक्ट और द वेव्स। तो ये हम देखें तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रेडिएशन की ये डेफिनेशन रहेगी, ये डेफिनेशन नहीं रहेगी। फिर गैस मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स मैटर इन द एयर कैन डिफ्लेक्ट लाइट वेव्स एंड रीडायरेक्ट देम विच इज नोन एज ट्रांसमिशन। तो ये हम देखें तो ये डेफिनेशन है स्कैटरिंग की, ना कि ट्रांसमिशन की, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल विदाउट चेंजेस इन द रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट है फेमिनिज्म से रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फेमिनिस्ट ज्योग्राफर्स ट्रेस द इंटरकनेक्शन बिटवीन ऑल आस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट ज्योग्राफर्स एम्फेसाइज द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव मोड्स ऑफ एनालिसिस। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि फेमिनिस्ट ज्योग्राफर्स थे उन्होंने क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया था कि क्वालिटेटिव टेक्निक्स को हमें ज्योग्राफी में यूज़ करना है। नेक्स्ट हमें दे रखा है फेमिनिस्ट ज्योग्राफर्स एम्फेसाइज यूज ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स। ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है प्रेड आइडेंटिफाई 3 फेज इन डेवलपमेंट ऑफ फोकस इन फेमिनिस्ट ज्योग्राफर्स। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए और सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइक्लोन्स रोटेट स्पिन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इनमें से कौन सा काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है? तो इसका आंसर रहेगा जो हमारे हरिकेन्स है, हरिकेन्स काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं लेकिन विलीज नहीं होते। तो यहाँ पे हमें सही सेट देखना है कि कौन सा दो सही वाला सेट है। तो इसमें रहेगा टाइफून और बेगस, ये दो होते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं। नेक्स्ट हमारा है 27 क्वेश्चन। इसमें दे रखा है डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म बिटवीन स्लेट एंड सिस्ट। सिस्ट और स्लेट के बीच में क्या मेटामॉर्फिज्म वाला फेज कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा फाइलाइट का। अगला इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडर्न ली का, इसमें रिलेशनशिप बताई गई थी माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडर्न है ये ली का नहीं है, जेलेंस्की का है। ये हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। फिर है रेविंस्टीन का मॉडल है डिस्टेंस डीके मॉडल, ये करेक्ट है। फिर है इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल वाज प्रोपोनेटेड बाय स्टोफर, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर है वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी एम फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी जो थी उसमें जो माइग्रेशन था उसको रोकने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा केल्प फॉरेस्ट आर इकोसिस्टम। केल्प फॉरेस्ट किससे रिलेटेड है? तो ये मेराइन इकोसिस्टम से रिलेटेड होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा मेराइन इकोसिस्टम। फिर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सन्स इन्फ्लुएंस ऑन टाइड इज ओनली 46% दैट ऑफ मून। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो टाइड्स होते हैं टाइड्स पे जो ज़्यादा इफेक्ट होता है या फिर जिसकी वजह से टाइड्स का ओरिजिन होता है उसका मेन रीजन मून का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो रहता है, ना कि सन का। सो सन का अट्रैक्शन फोर्स मून के बजाय वीक रहता है। सन इज अबाउट 17 मिलियन टाइम एज मैसिव एज द मून, बट 287 टाइम्स फार अवे फ्रॉम द अर्थ एज द मून।
सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 17 मिलियन नहीं है, ये आपका अराउंड रहेगा 27 मिलियन, और जो ये 287 टाइम्स है ये अराउंड 300 टाइम्स है। फिर ए सेलिनिटी इन ओशन इज प्राइमरी कंट्रोल बाय लेटीट्यूड, इट इज हाईएस्ट एट इक्वेटर, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि सेलिनिटी हाईएस्ट देखने को मिलती है हमें ट्रॉपिकल जोन में, सब ट्रॉपिकल एरियाज में। ये भी हम देखें तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही रखा था कि सेलिनिटी हाईएस्ट कौन से एरियाज में पाई जाती है। फिर है डाइएटम रेडियोलेरियन आर सिलीसियस ऊज, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये हम पढ़ते हैं जो मराइन रिसोर्सेस होते हैं उसमें हम ये सिलीसियस ऊज वगैरह इन सबको पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ड्राउट्स इन इंडिया, सूखे से रिलेटेड क्या इनमें करेक्ट है? इकोलॉजिकल ड्राउट टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉल्स सिग्निफिकेंटली एज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रेस इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डैमेज, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। इकोलॉजिकल ड्राउट की ये डेफिनेशन रहती है। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट परसिस्ट आफ्टर एटलीस्ट 3 सक्सेसिव मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट में आपका जो ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर और रेन वाटर इन तीनों की कमी आ जाती है, उसकी वजह से जो सूखे की कंडीशंस आएगी उसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। थर्ड है मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होता है कि रिडक्शन इन रेनफॉल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड बिलो स्पेसिफिक अमाउंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर एग्रीकल्चरल ड्राउट व्हेन लार्ज स्केल कोलैप्स ऑफ एक्सेस टू फूड अकर्स व्हिच विदाउट इंटरवेंशन कैन लीड टू मास स्टारवेशन एंड इवन डेथ्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एग्रीकल्चर ड्राउट से रिलेटेड नहीं है। इसमें बाकी सारे ड्राउट्स कंबाइन होकर एग्रीकल्चर ड्राउट को ओरिजिनेट करते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर माइंस दे रखी है और स्टेट दे रखी है, हमें मैच करवाना है। जो सिंगाना राजस्थान में है, मौसाबानी है झारखंड में, तारेगांव मध्य प्रदेश में, और जो अग्निगुंडाला ये है आंध्र प्रदेश में। फिर हमें स्टेट्स दे रखे हैं, इनको मेल फीमेल लिटरेसी गैप के बेस पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो इसका एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि इंडिया में हाईएस्ट मेल फीमेल लिटरेसी गैप कौन से स्टेट में है, तो उसका राइट आंसर रहता है हमारा राजस्थान। तो इसका आंसर भी हमारा राजस्थान से स्टार्ट होगा। राजस्थान में मेल फीमेल लिटरेसी गैप इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड जो रहेगा उसमें रहेगा झारखंड, फिर गुजरात, फिर सिक्किम। BADC ऑप्शन 1। नेक्स्ट है कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स बिलोंग टू, ये कौन सी ओरोजेनी से रिलेटेड थे? तो ये हमारे यहाँ हर्सिनियन ओरोजेनी से रिलेटेड। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है कि जो माउंटेन बिल्डिंग फेजेस है वर्ल्ड में वो 4 फेजेस में जनरली हुआ है। पहला था प्री कैम्ब्रियन, फिर कैलिडोनियन, फिर हर्सिनियन, फिर एल्पाइन माउंटेन फॉर्मेशन। तो हर्सिनियन में हमारा ब्लैक फॉरेस्ट वाले माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई थी। फिर है कि डिजीज से रिलेटेड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है। लिथायरिज्म इज रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ टोबैको, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये टोबैको की वजह से नहीं होता है, ये ग्रीन पीज की एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से होता है। ग्रीन पीज की एक्सेसिव कंजम्पशन से होता है। फिर है पेलाग्रा इज द रिजल्ट ऑफ नायासिन डेफिशिएंसी, ये विटामिन B3 की कमी से होता है, B3 या नायासिन डेफिशिएंसी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर एक्यूट इंसेफेलिटी सिंड्रोम, ये चमकी फीवर भी बोलते हैं इसको, ये भी करेक्ट है। बेरी विटामिन B की कमी से होता है, ये सबको ही पता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट बताना था तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि इसमें हमें ची स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताने हैं। इट इज़ ए पैरामेट्रिक टेस्ट, ये स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। सेकंड है इसमें इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू नॉमिनल फ्रीक्वेंसी डेटा, ये सही है। इन वन सैम्पल सिचुएशन इट इज़ द मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी मॉडल, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर लास्ट वाला इन वन सैम्पल सिचुएशन द नल हाइपोथेसिस इज दैट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज हाईली सिग्निफिकेंट, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग रहेगा। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट है वॉन थुनन मॉडल को मॉडिफाई करके किसने वापस प्रोड्यूस किया था 1925 में? तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा जोनासन का। जोनासन ने 1925 में वॉन थुनन के मॉडल को वापस से उसको
लैंड यूज के रूप में यूज किया था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ टू पासेस आर लोकेटेड इन सिक्किम, इनमें से कौन से दो पास है वो सिक्किम में लोकेटेड है। तो इसमें नाथुला और नीतिला, नीतिला हमारा ये उत्तराखंड में, जेलेपला और नाथुला ये दोनों सिक्किम में है। राइट आंसर हमारा ये होगा। बाकी भी देखते हैं, लिपुलेख और थागला, लिपुलेख वाला है ये वापिस उत्तराखंड में ही है, और बारालाचाला ये हिमाचल प्रदेश में है। सो सिक्किम के दो हो गए, जेलेपला और नाथुला। नेक्स्ट में हमें दे रखा है विटलसे का जो क्लासिफिकेशन था वर्ल्ड एग्रीकल्चर टाइप में, उसमें उसने 5 क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस यूज किए थे, जिसके बेस पे वर्ल्ड एग्रीकल्चर को डिवाइड किया था। उसमें से इनमें से कौन सा उसमें इंक्लूड नहीं था, तो उसने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लेवल्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया था। यहाँ पे क्रॉप रहेगा, क्रॉप और लाइव स्टॉक कॉम्बिनेशन, मेथड्स एंड टेक्निक्स टू ग्रो क्रॉप्स, डिस्पोजल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये तीनों मेथड उसमें यूज है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड उसमें नहीं दिया गया था। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि कोलेबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड यूनिवर्सिटीज़, इनकी कोलेबोरेशन से जो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस होती है उसको कौन सा मॉडल बोलते हैं, तो ये होता है हमारा ट्रिपल हेलिक्स मॉडल। अगला है हमें आयरन एंड स्टील प्लांट से रिलेटेड इंडिया में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है कि इंडिया का जो आयरन एंड स्टील प्लांट है वो रॉ मटेरियल के आसपास ही लोकेटेड है। सेकंड है कि जो विशाखापट्टनम वाला प्लांट है ये एक सौर बेस्ड प्लांट है जिसमें कुकिंग कोल यूज करते हैं हम इंपोर्ट करके। थर्ड है स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरिंग, हाल ही में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इसमें। और फोर्थ है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया वर्ल्ड में स्टील का। तो इसमें हम देखें तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन एंड स्टील का। बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि हमें 4 थ्योरीज दे रखी है, इनको ईयर वाइज हमें आइडेंटिफाई करना है या सीक्वेंस में देना है। तो अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी आई थी 1909 में, एलन प्रेड की थ्योरी अराउंड 1950s के 60s के टाइम में आई थी, होवर की थ्योरी 1937 में है, और वाल्टर इसराद की थ्योरी ये अराउंड 1950s में आई थी। तो इसको हम अगर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, डी और बी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट में हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। पहला दे रखा है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड वार के बाद, वर्ल्ड ओवर, यहाँ पे वर्ल्ड ओवर है, पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सेकंड है कि हेवी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है न्यूक्लियर एनर्जी को हमें इस्टाब्लिश करने के लिए। तो इसमें देखें तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है उसका रीज़न दूसरा स्टेटमेंट हमें यहाँ पे सही नहीं लगता, क्योंकि ये रीज़न नहीं है कि इसकी वजह से बढ़ी हो। तो इसमें हो जाएगा ए और बी करेक्ट है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है मास की बैंड ऑफ धारवाड़ एंड चैंपियन रीफ्स, ये कौन से मिनरल से रिलेटेड है। तो ये हम जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें देखते हैं कि जो धारवाड़ रेंज है और चैंपियन रेंज है इसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा गोल्ड। नेक्स्ट हमें दे रखा है एयर मास दे रखा है, क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, और सोर्स रीजन प्रॉपर्टीज बतानी है हमें। पहला देखो सी पी, यहाँ सी का मीनिंग है कॉन्टिनेंटल, पी का मतलब है पोलर। कॉन्टिनेंट पोलर से ओरिजिन हो रहा है तो वहाँ पे कोल्ड होगा, कॉन्टिनेंट से आ रहा है मानी पानी नहीं मिलेगा तो ड्राई होगा। तो इसका आंसर होगा कोल्ड, ड्राई, वेरी स्टेबल। फिर देखो एम पी, एम का होगा मराइन, पी का पोलर। सो मराइन से होगा तो ये मोस्ट होगा, इसमें मॉइस्चर मिलेगा हमें, तो इसका होगा 1 कोल्ड, मोस्ट, रिलेटिवली अनस्टेबल। फिर है सी टी, ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। सो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है तो अगेन हॉट होगा, ड्राई होगा। फिर है मराइन ट्रॉपिकल, तो इसका होगा वार्म, मोस्ट, वेरिएबली स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है कि जो एमडीसीज है, मोर डेवलप्ड कंट्रीज है, ये वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ये अराउंड 10 to 15% ही है। 1/3 बोले तो वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्रूड डेथ रेट, CDR जो है ये मोर डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा है LDCs की बजाय। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है उसमें जो डेथ रेट है वो हमें डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो एज्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है।
नेक्स्ट है 1/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ लेस देन 15 ईयर्स। सो 15 साल से कम अराउंड 1/4 पॉपुलेशन है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है रूरल पॉपुलेशन इज हाइयर देन अर्बन पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट देखें तो गलत है आज के टाइम में। अगर ट्रेडिशनली हम सोचे तो रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी वर्ल्ड में ये ट्रेंड आ गया ऑल ओवर वर्ल्ड कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है और ये अराउंड 50% क्रॉस करने वाली है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट हमें स्कॉलर दे रखा है और बुक दे रखी है, हमें बताना है कौन सी बुक कौन से स्कॉलर की है। पहला इबन खालदून, इबन खालदून की बुक है मुकदमा। फिर है पेरी एली की बुक थी इमेजिन मुंडी। फिर है इलाइस रेकलेस की बुक थी ला तेरे वाला, ये कॉन्सेप्ट भी है। फिर अल बिरूनी की है किताब उल हिंद। नेक्स्ट हमारा है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई थी 2019 में FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहला दे रखा है 820 मिलियन इन वर्ल्ड आर हंगरी, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान में 195 मिलियन और 112 मिलियन है। तो ये देखें तो हम बहुत ज़्यादा डेटा दे रखा है कि बांग्लादेश में अराउंड 20 करोड़ लोग और पाकिस्तान में 12 करोड़ लोग अभी भी भुखमरी से ग्रसित है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा दे रखा है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इंसिडेंस ऑफ हंगर डिक्रीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एक्सेप्ट सब सहारा अफ्रीका, ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि अफ्रीका में ऑलमोस्ट हर पार्ट्स में अभी भी इंक्रीजिंग ही देखने को मिली है हंगर का। ऐसा ट्रेंड नहीं आया कि सब सहारा के अलावा बाकी सारे एरियाज में डिक्रीज हो रही हो। नेक्स्ट है जेंडर गैप इन फूड सिक्योरिटी प्रिवेल्स इन ऑल कॉन्टिनेंट्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर ओबेसिटी हैज़ इंक्रीज फास्टर देन दैट ऑफ ओवरवेट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, राइट आंसर होगा सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये हमने उत्तराखंड में जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुई थी उसके बाद से ही करंट में आया था टॉपिक। तो उसके बाद से इसमें बहुत ज़्यादा लगभग हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पहला इसमें दे रखा है कि ओ डीपनिंग ऑफ फॉर्मल ग्लेशियल बेड्स आर अनकवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्लेशियल रिट्रीट्स विच अलाउ मेल्ट वाटर टू कलेक्ट एज ग्लेशियल लेक्स। यानी जो ग्लेशियल बेड्स है जब इरोजन होता है तो वहाँ पे कुछ गड्ढे बन जाते हैं, उसके बाद उन पे आइस आ जाती है और नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे इस ग्लेशियर लेक्स की फॉर्मेशन होती है। फिर है कि अबाउट 150 मिलियन पीपल ग्लोबली एक्सपोज टू GLOF, पॉपुलेशन ऑफ हाई माउंटेन ऑफ एशिया मोस्ट एक्सपोज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। SDG 10 में इसकी मिटिगेशन से रिलेटेड बताया गया, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें इससे रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। फिर हमें आइलैंड्स दे रखे हैं इंडियन ओशियन के, इनको नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करवाना है। इसमें देखिए सबसे ऊपर हमारा रहेगा सोकोत्रा, ये है यमन के आसपास, यमन के पास पाया जाता है सोकोत्रा आइलैंड। उसके बाद हमारा रहेगा डियागो ग्रासिया, ये सबको पता ही कि मालदीव्स के पास है। तो आंसर देखो तो सी होगा, फिर ए होगा, CA इस वाले में देखने को मिलता है। फिर बी हो जाएगा हमारा कोकोस आइलैंड, फिर डी हो जाएगा रीयूनियन आइलैंड, तो ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि रीजनल ब्लॉक दे रखे हैं और हेडक्वार्टर दे रखा है। इसका भी हम देखें तो हर साल एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आता ही है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि आसियान साफ्टा इनसे रिलेटेड दे रखे थे कि कौन कौन सी कंट्रीज है, इसमें हमें हेडक्वार्टर पूछा है। नाफ्टा देखें तो ये नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, तो अमेरिका से रिलेटेड है, इसका हेडक्वार्टर है ओटावा कनाडा में। फिर नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एग्रीमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। फिर आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया, OECD पेरिस में। इसके ऑप्शंस में थे 1961, 1971, 1991 और 2011। तो इसमें हमें पूछ रखा है कि ग्रोथ रेट के बेस पे इनमें से ईयर्स को हमें मैक्सिमम से मिनिमम की ओर सीक्वेंस में बताना है इसकी। तो हाईएस्ट जो ग्रोथ थी वो 1971 में होगी, ABCD, तो हाईएस्ट ग्रोथ हो जाएगी बी में। उसके बाद जो ग्रोथ रही थी वो हमारी थी 1991 में, फिर 1961 और 2011, BCAD राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है ICT कंपनीज दे रखी है हमें
और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है मार्केट वैल्यूएशन के बेस पे 2023 में। तो इसमें देखें तो हाईएस्ट जो मार्केट वैल्यूएशन है वो टाटा कंसल्टेंसी का था, उसके बाद रहेगा इन्फोसिस का, फिर HCL का, फिर विप्रो का, ADBC ये राइट आंसर हो जाएगा। एज सिटी से रिलेटेड हमें करेक्ट पूछा गया है इसमें कि जो कॉन्सेप्ट था एज सिटी का वो गरेव के द्वारा दिया गया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है कि देयर आर लेस जॉब्स देन नंबर ऑफ होम्स इन एज सिटीज, देयर आर लेस जॉब्स देन नंबर ऑफ होम्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एज सिटीज होती है उनमें हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कम्यूटर्स जोन होता है, लोग बाहर से आते हैं वहाँ पे जॉब करते हैं फिर वापस चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको रहने वाले लोग कम मिलेंगे, काम करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। बी वाला इनकरेक्ट हो जाता है तो बी वाला हटा देते हैं। ए हमें पता ही है सही है, तो आंसर ए और सी हो जाएगा। डी में देख लेते क्या है, एज सिटीज आर डेवलप्ड एज प्लान सिटीज बाय गवर्नमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग प्राइवेट बिल्डर्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर होगा ए और सी। नेक्स्ट है 2011 में जो इंडिया में शेड्यूल लैंग्वेजेस थी उसमें 4th रैंक पे कौन सी लैंग्वेज थी। शेड्यूल लैंग्वेज हम पढ़ते हैं कि जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दे रखी है शेड्यूल लैंग्वेजेस, उसमें भी स्पीकर्स के बेस पे बतानी है 4th पे कौन थी। तो फर्स्ट पे तो हिंदी है सबको पता है, सेकंड पे बंगाली है, 4th पे इसमें थी तेलुगु। नेक्स्ट है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ, बायोटेक, टेलीकम्युनिकेशंस आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है टीयर 1 इंडस्ट्रीज आर नॉलेज प्रोड्यूसर्स और टीयर 2 कंप्राइजेस बट बिजनेस इनोवेटर्स, ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि टीयर 1 वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं, टीयर 1 वाले इसमें इनोवेटर्स आते हैं। These industries do not face financial challenges due to huge amount of fixed assets, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा क्योंकि ये मेन रीजन नहीं है फाइनेंशियल चैलेंजेस का, क्योंकि इनकी इस्टाब्लिशमेंट कॉस्ट है वो बहुत कम आती है, इसलिए इनमें फाइनेंशियल चैलेंजेस कम देखने को मिलते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, बी और सी। नेक्स्ट है हमारा लार्ज साइज ट्रीज विथ डेंस पॉपुलेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट फॉरेस्ट वुड बी मोर एफिशिएंट इन टर्म ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, ये सही स्टेटमेंट है। द साइज ऑफ प्रोड्यूसर्स इज डायरेक्टली रिलेट विथ एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा क्योंकि प्रोडक्शन का साइज ऑफ जो प्रोड्यूसर्स था उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। द रेट ऑफ फिक्सेशन ऑफ रेडियंट एनर्जी इन एन इकोसिस्टम डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। इसमें हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन PYQ में भी था, लास्ट वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि जो प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी रहती है इकोसिस्टम या बायोम्स की, उसकी सीक्वेंस पूछ रखी थी उसमें हमने, उसमें इसमें दे रखा टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी रहती है। नेक्स्ट है लेट एक्सपेंडिंग स्पेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से रिलेटेड है कि उसमें कौन सा फिनोमेना इनमें से रहता है। सो लेट एक्सपेंडिंग में हम देखें तो इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होती है लेकिन ग्रोथ रेट डिक्लाइनिंग रहती है। अगर डायग्राम से देखें तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है उसका, जिसमें अर्ली, मिडल और लेट। अर्ली में तो क्या होता है, अर्ली वाले फेज में रहता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट के साथ, और जो लेट वाला होता है उसमें होती है पॉपुलेशन इंक्रीज होती है लेकिन ग्रोथ रेट उसमें डिक्लाइनिंग होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट है बाइफर्केशन रेशियो ऑफ रिवर बेसिन व्हेन सेकंड ऑर्डर नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर 38, थर्ड ऑर्डर सेगमेंट आर 9। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो हाइयर ऑर्डर वाला होता है उसको हम लोअर ऑर्डर से डिवाइड कर देते हैं, उससे हमारा आंसर निकल जाता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर में 38 है और थर्ड ऑर्डर में 9 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.22। फिर है स्टोडार्ट सजेस्टेड 4 मेन थीम्स फ्रॉम डार्विन के वर्क से। इसमें हमें बेसिकली पूछा गया है कि डार्विन की थ्योरी से कौन सी चीज़ें हमने एडप्ट करी थी ज्योग्राफी में, या कौन से कॉन्सेप्ट थे जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए थे। तो इसमें देखें तो आइडिया ऑफ चेंज थ्रो टाइम, इसका कोई मेंशन नहीं था। आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी, इससे रिलेटेड भी नहीं था। आइडिया ऑफ सिलेक्शन, ये वाला दे रखा था नेचुरल सिलेक्शन वाला, डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था नेचुरल सिलेक्शन। और स्ट्रगल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो ये दो कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में यूज किए गए, इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट टाइप द लाइन ऑफ रिग्रेशन इज गुड एस्टिमेटर ऑफ द डाटा देन R² विल बी नियर।
सो गुड एस्टिमेटर में हम देखते हैं कि वो 1 के पास रहता है। रिग्रेशन में हम पढ़ते हैं स्टेटिस्टिक्स में। सो इसका आंसर रहेगा 1 के पास है, तो यूनिटी इसका आंसर राइट हो जाएगा। फिर दे रखा है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, तो इसमें देखें तो मंजरा, मंजरा है ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। बाकी तीनों कृष्णा की है। नेक्स्ट है यूएन रेड प्लस, इट इज पार्ट ऑफ SDG 6। SDG 6 था क्लीन वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड, तो इसका और यूएन रेड प्लस का कोई लिंक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर रेड प्लस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन कोप 2001, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये अराउंड 2008 से 10 के बीच में रेड आया था, उसके बाद रेड प्लस उसका एक्सटेंशन था। प्लस स्टैंड फॉर एडिशनल फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज दैट प्रोटेक्ट द क्लाइमेट, ये सही है। रेड स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राइट आंसर होगा सी और डी। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ कनाडा, अलास्का, लार्ज पार्ट्स ऑफ रशिया एंड मोस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज रीजन बताना है कि इन एरियाज में एयर ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा क्यों यूज किया जाता है। ऑप्शन देखें तो पहला है वेरी लार्ज पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन दीज पार्ट्स, इनकरेक्ट होगा ये, क्योंकि इन एरियाज में जैसे अलास्का वाला रीजन हो गया, रशिया साइबेरिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे कहाँ पॉपुलेशन मिलती है ज़्यादा। फिर है ग्रेट एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड आइस केप्स, फिर इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर कनेक्टिविटी, ये भी इनकरेक्ट होगा। पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड एंड इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत दूर दूर यहाँ पे देखने को मिलती है और अदर जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स है उनको डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ यूएस कनाडा डज नॉट पास थ्रू लेक, कौन सी ऐसी 5 लेक पड़ते हैं ग्रेट लेक्स जिनको बोला जाता है, उनमें से कौन सी है जो यूएस कनाडा से नहीं, यूएस कनाडा बॉर्डर पे नहीं है, तो इसका आंसर होगा मिशिगन। बाकी जो 4 है जैसे यूरोन हो गई, ईरी हो गई, ओंटारियो हो गई और एक होगी सुपीरियर, ये 4 लेक्स तो यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे ही है। जो मिशिगन है ये कंप्लीटली यूएसए के अंडर में आती है। नेक्स्ट है लैंड यूज चेंजेस से रिलेटेड डेटा दे रखा है हमें और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि टोटल क्रॉप्ड एरिया इंडिया में 118 हेक्टेयर था 1951 में और अभी 139 मिलियन हेक्टेयर है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि डेटा एग्जैक्ट नहीं दे रखा है ये। फिर है नेट सोन एरिया इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 131 मिलियन हेक्टेयर टू 197 मिलियन हेक्टेयर, ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फिर है द फॉरेस्टेड एरिया इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 40 मिलियन टू 72 मिलियन, ये हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट में देखा है कि ये वाला डेटा एकदम करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड इन इंडिया हैज डिक्रीज फ्रॉम 20 मिलियन हेक्टेयर से 12 मिलियन हेक्टेयर, ये वाला डेटा भी करेक्ट है, सो राइट आंसर होगा सी और डी। नेक्स्ट है केमिकल जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर, केमिकल जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे आउटर में कौन सी लेयर पाई जाती है, सबसे ऊपर में कौन सी लेयर होगी वो बताना है हमें। तो इसमें हम देखें तो हाइड्रोजन लेयर है, ये सबसे आउटर में होती है क्योंकि सबसे हल्की हाइड्रोजन, तो सबसे बाहर में हमें हाइड्रोजन ही देखने को मिलती है। अगला पॉपुलेशन जियोग्राफी का क्वेश्चन कि पॉपुलेशन पिरामिड दे रखा है और कंट्री दे रखी है, मैच करना है हमें। एक्सपेंसिव किसका रहेगा, एक्सपेंसिव कौन सा होता है जिसका बेस बड़ा होता है और ऊपर जाके छोटा हो जाता है, यानी जहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा रहेगी या फिर बर्थ रेट ज़्यादा होगी, तो एक्सपेंसिव इसमें हम देखें तो घाना का होगा। फिर है बेल शेप्ड, बेल शेप्ड में ऐसा होगा जिसमें ऑल बेस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन जो बीच का पार्ट है इस तरीके का बनेगा बेल शेप्ड, तो ये इंडिया वाला है। फिर स्टेशनरी जिसमें पॉपुलेशन एकदम स्टेशनरी दिखती है कि तीनों जो स्टेज है तीनों स्टेजेस में ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन होती है, तो ये वाला रहेगा हमारा यूएसए का। और कंस्ट्रक्टिव ये इटली का जिसमें पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग होती है, तो ये ट्रेंड हमें इटली में देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा है मैकेंदर की थ्योरी से रिलेटेड, ये भी अगर हम देखें तो लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया, मैकेंदर और स्पाइकमैन दोनों की थ्योरी से क्वेश्चन आए हुए थे और ये वापस रिपीट हुआ है उससे पिछले वाले पेपर में। इंडिया लाइज इन मार्जिनल क्रेसेंट ऑफ मैकेंदर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है इजराइल, ब्राजील, पाकिस्तान आर लोकेटेड इन रिमलैंड पार्ट ऑफ स्पाइकमैन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि स्पाइकमैन ने कहा था कि जिनके कोस्टल एरियाज जिन पे लगते हैं वो एरियाज रिमलैंड में आएंगे, तो ये तीनों ही कोस्टल एरियाज से रिलेटेड है। ये इजराइल को हम देखें तो रेड सी के आसपास का एरिया आ जाएगा इसमें। फिर चाइना इज इन्वेस्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ ग्वादार पोर्ट एंड चाबार पोर्ट इन ईरान, ये इनकरेक्ट होगा, चाबार पोर्ट में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है ना कि
चाइना। फिर डियागो ग्रेसिया इज यूज्ड नेवल बेस बाय रशिया, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये यूएसए के द्वारा यूज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी, ए और बी। हाँ इनकरेक्ट पूछा है इसमें तो होगा सी और डी। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देवदार ट्रीज फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज बिटवीन अल्टीट्यूड ऑफ 1500 से 2500 मीटर। सो इसके बीच में देवदार ट्रीज देखने को मिलते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। पाइन ट्रीज है, ये ग्रो करते हैं 900 टू 1800 मीटर के बीच में, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर है पाइन फॉरेस्ट ऑफ हिमालय रीजन इज सोर्स ऑफ रेसिन्स ऑन कमर्शियल स्केल, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एन ओपन एंड ऑलमोस्ट जेरोफाइटिक फॉरेस्ट ऑफ जूनिपर पाइन्स एंड स्केटर्ड ओक फाउंड इन अरावली रेंजेस इन ईस्टर्न राजस्थान। तो अरावली में हमें जेरोफाइटिक फॉरेस्ट नहीं मिलते, यहाँ पे मिलते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर ए, बी और सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फोटोग्राफ इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ प्लांट एंड क्रॉप डिजीजेस। जो रिमोट सेंसिंग में हम सैटेलाइट्स का यूज करते हैं उसमें कौन सी फोटोग्राफ का यूज डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, तो इसमें होगा इंफ्रारेड कलर फोटोग्राफ। बाकी देखो तो पेनक्रोमेटिक ये ब्लैक एंड व्हाइट होती है, कलर वाली फोटोग्राफ ये हमें अलग अलग वेजिटेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। राइट आंसर होगा इंफ्रारेड कलर फोटोग्राफ जो डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड है कि जुलाई के मंथ में जो 30 डिग्री की आइसोथर्म है ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि जो जनवरी है, जनवरी में 30 डिग्री आइसोथर्म है ये पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलती है। ये स्टेटमेंट देखें तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि जनवरी के टाइम विंटर सीजन रहती है और 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर पेनिनसुलर इंडिया में इतना हाई टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता, अराउंड ये 15 टू 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है। फिर महानदी बेसिन रिसीव अराउंड 100 टू 100 रेनफॉल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ईस्टर्न पार्ट्स में हम देखते हैं कि जो रेनफॉल है वो 100 से 200 सेंटीमीटर ही रहती है। बाई 10 अक्टूबर साउथ वेस्ट मानसून कंप्लीटली विड्रॉज फ्रॉम इंडियन पेनिनसुलर रीजन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा क्योंकि ये रहता है अराउंड 30 सितंबर। 30 सितंबर तक साउथ वेस्टर्न मानसून कंप्लीटली विड्रॉ हो जाता है। तो इसमें हमें पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट है हमें सॉइल प्रोफाइल से रिलेटेड दे रखा है। ओ होराइजन है सरफेस लिटर एंड पार्शियली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ओ होराइजन, ए होराइजन में कॉमनली कॉल्ड एज टॉप सॉइल। ई होराइजन इट इज द लोवेस्ट सॉइल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली पेरेंट मटेरियल, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये सीक्वेंस ऐसी रहती है ओ ए ई बी और सी, तो सी में रहता है हमारा पेरेंट मटेरियल। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाए, सी वाला निकाल देते, सी वाला निकाल देते। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी। बी होराइजन देखो जोन ऑफ लीचिंग टॉप सॉइल, ये वाली एक्टिविटी ए और ई सॉइल में देखने को मिलती है, जो लीचिंग और लेटराइजेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट है कि सिटी एज सेंटर ऑफ फाइनेंशियल पावर एंड हाई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, तो ये होती है ग्लोबल सिटी। जैसे दुबई को ग्लोबल सिटी, सिंगापुर को ग्लोबल सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। फिर वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट ऑफ वेट ऑफ एयर, इसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर होगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये क्वेश्चन भी पिछली क्लास में रिपीट हुआ था कि उसमें ये चारों ही दे रखे थे और इनके आगे डेफिनेशंस दे रखी थी, हमें मैच द फॉलोइंग में करना था। तो ये भी हम देखते हैं कि रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट में कि सजेस्टेड दैट सिंस मैन कुड नॉट पुट साइंटिफिक एनालिसिस द स्टडी ऑफ मैन शुड बी टेक आउटसाइड द प्रिव्यू ऑफ ज्योग्राफी। तो ये बात किसने कही थी, ये कही थी गारलैंड ने। गारलैंड ने कहा कि मैन को साइंटिफिक एनालिसिस के लिए नहीं रख सकते तो उसको ज्योग्राफी में इंक्लूड करना सही नहीं है। अगला है कि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड नंबर वाला लास्ट क्लास में देखा था हमने, नंबर वाला क्वेश्चन आया था। नंबर वाले में रहता है ट्री इकोसिस्टम का, ट्री वाला नंबर में इन्वर्टेड रहता है, वहीं बायोमास में इन्वर्टेड रहता है इक्वेटिक इकोसिस्टम का। नेक्स्ट है हमें पूछ रखा है डार्विन का इन्फ्लुएंस ज्योग्राफिकल थॉट पे। यह भी हम देखें तो डार्विन के 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए। एक अभी हमने पीछे देखा था लास्ट क्लास में, 2 या 3 क्वेश्चन देखे थे जिसमें डार्विन से रिलेटेड पूछ रखा था। इसमें कि डेविशियन कॉन्सेप्ट, ये डेविस है, डेविशियन कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन वाज इंस्पायर्ड बाय ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी देखा है हमने कि पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर है साइडल स्ट्रेस द नीड ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टडी टू असेस इन्वायरमेंटल एफर्ट्स। Division of Davis in geomorphology adopt the biological analogy of aging to development of landforms.
ये वाला सही है कि डेविस ने तीन स्टेज जो यूज़ किए वो डार्विन से इन्फ्लुएंस होके ही किया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो कि ये करेक्ट हो जाएगा हमारा ए और सी। नेक्स्ट है इथनिक ग्रुप दे रखे हमें और आगे दे रखी है उसकी कंट्री कि कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं। तो इसमें हम देखें तो वेदास पाए जाते हैं श्रीलंका में, एनु पाए जाते हैं जापान में। नेक्स्ट है अशांति होते हैं घाना में और बर्बर्स अल्जीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है थ्योरी है हमारी है किससे रिलेटेड, एवर्ट्स जो रोगस की थ्योरी है उसमें दे रखा है एडोप्टर ऑफ इनोवेटर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज शेयर ऑफ ऑल एडोप्टर्स। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा, सबसे पहले रहेंगे लेट मेजोरिटी वाले बी, उसके बाद रहेंगे लेगार्ड्स, फिर रहेंगे अर्ली एडोप्टर और इनोवेटर्स। फिर है इनमें से कौन सा है ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर होगा ड्रमलिन्स इसका एग्जांपल नहीं है। बाकी तीनों एस्कर, कैम एंड कैटल टोपोग्राफी ये सब ग्लेशियल से रिलेटेड ही है। मल्टीपल न्यूक्लियाई जो मॉडल था उसमें जो कंटिन्यूस जोन उसमें सिटी के और आउटर में जो कंटिन्यूस जोन था उससे रिलेटेड पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही है, तो इसका होगा रेजिडेंशियल सबर्ब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का सही एविडेंस इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हम देखें तो जो ग्रास हेज डिसअपियर्ड ऑन द सम स्लोप्स ऑफ अंटार्कटिका, ये इसका कोई करेक्ट या इसका इससे कोई लिंक हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इकोलाइन रिप्रेजेंटिंग द चेंजिंग कंडीशन अक्रॉस इकोसिस्टम बाउंड्री इज नोन एज, तो ये रहेगा ग्रेडियंट एनालिसिस। इसकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट एनालिसिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैप ग्रोथ ऑफ सिटी एज इट्स पॉपुलेशन एंड एरिया इंक्रीज थ्रू टाइम इज डिस्प्लेड, तो ये एनिमेटेड मैप्स में हम देखते हैं कि 1950 में जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी थी, फिर आज कितनी पॉपुलेशन है, वो एनिमेटेड मैप्स के जरिए ही हम बताते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा एनिमेटेड मैप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिस इन नॉर्थ अमेरिकन प्लेस, इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर है जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स में प्रैक्टिस की जाती है, तो इसका आंसर होगा कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इससे रिलेटेड भी लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आया था कि प्रेरीज में कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, कि उसमें जो एनिमल हर्डिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। फिर हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएफसीसी इज लोकेटेड एट, तो इसका आंसर होगा बोन जर्मनी। नेक्स्ट है जॉन एंड स्टाटा थ्योरी ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन, ये लास्ट क्लास में भी हमने बताया कि रेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर हमें अगर नहीं पता है तो टेलर ही करना है, अगर और कोई स्कॉलर का वो पता हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो टेलर ही रहता है मोस्टली, क्योंकि रेस पे सबसे ज़्यादा जो रिसर्च करी थी वो टेलर नहीं करी थी, ग्रिफिथ टेलर, तो इसका आंसर होगा टेलर। फिर अरेंज द फॉलोइंग जियोग्राफिकल पब्लिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसमें हम देखें तो अल्टरनेटिव जियोग्राफीज अराउंड 2000 के आसपास आई है। तो फिर है मैपिंग डिजायर्स 1995 में लिखी गई थी। फिर जनरल हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन्स, ये अराउंड 1755। अगर ये एक बुक का पता है आप तो ऑलमोस्ट आंसर के करीब जा सकते हो। ये कांट के द्वारा बुक लिखी गई थी 1755 में। और कॉस्मोस है, ये हम्बोल्ट की बुक है, 1845 में लिखी गई थी। राइट आंसर इसका सी से स्टार्ट होगा, सी से ए की स्टार्ट हो रहा है, तो सी डी बी ए। नेक्स्ट आउटर कोर इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इनर कोर ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ, तो अर्थक्वेक की कौन सी वेव्स है जिनकी वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन देख के हमने आइडेंटिफाई किया कि आउटर कोर और इनर कोर में डिफरेंस है, तो इसका राइट आंसर होगा पी वेव्स, क्योंकि पी वेव्स आउटर कोर के बाद बेंड होती है इनर कोर की ओर, फिर वापस आउटवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। इज लोकेटेड ऑन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, इनमें से कौन सा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे है, तो इसका आंसर होगा आइसलैंड, क्योंकि एंडीज हम देखते हैं कन्वर्जेंट पे, यूराल, मेरियाना ट्रेंच ये सब कन्वर्जेंट पे, इसी की वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई है। सैन एंड्रेस फॉल्ट ये मूवी भी आ चुकी है, उसमें भी आपने देखा है। तो इसका जो फॉल्ट लाइन है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे ये स्थित है, इसीलिए इस पे ज़्यादातर अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। मोमेंट्स ऑफ प्लेट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन, तो इनमें से कौन सी सिटीज में डिस्टेंस इंक्रीज होगा प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से, तो इसमें हम देखें न्यूयॉर्क और लंदन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि मिड अटलांटिक रीज है, वहाँ से आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिलती है,
तो मिड अटलांटिक का जो स्प्रेडिंग हो रही है उसकी वजह से न्यूयॉर्क और लंदन में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। दिल्ली सिडनी एक ही लाइन पे है, पेरिस मॉस्को ये तो पास आएंगे, फिर लेगास एंड केप टाउन ये भी पास आएंगे। नेक्स्ट है कि नोट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग से रिलेटेड कौन सा एक सही एविडेंस नहीं है। एज ऑफ सेडिमेंट्स ये सही है, पैलियोमैग्नेटिज्म सही है, टाइडल फोर्स इसका एविडेंस नहीं है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर एंडीज माउंटेन्स आर लोकेटेड एट कन्वर्जेंट जोन ऑफ। एंडीज माउंटेन किसके कन्वर्जेंट पे, ये भी हम देखें तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमें ऑप्शन में दे रखा था कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट और उससे रिलेटेड, तो उसमें मैंने बताया था कि नाजका और साउथ अमेरिकन प्लेट इनके कन्वर्जेंस से आपका एंडीज माउंटेन की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से रिलेटेड इनमें से कौन सी सैटेलाइट है, तो ऑब्जर्वेशन में हमारी है ओशियन सेट 2। IRNSS कल की क्लास में मैंने पूछा था कि इंडिया का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो कौन सा है, तो ये है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। फिर रेड बैंड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन का। नेक्स्ट है इज नॉट पार्ट ऑफ डेटा एक्विजिशन प्रोसेस। सो डेटा एक्विजिशन में GIS का कोई पार्ट नहीं है, प्लेटफॉर्म, सेंसर, एटमॉस्फेरिक विंडो इनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। GIS में डेटा का एनालिसिस होता है। द एटमॉस्फेरिक पाथ लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन केस ऑफ, सबसे कम किस में रहेगी, तो एटमॉस्फेरिक पाथ लेंथ होती है अब कैमरा का डिस्टेंस कितना है आपका जो ऑब्जेक्ट कैप्चर कर रहे हैं वहां से, तो ये इसमें रहेगा एयरबोर्न थर्मल सेंसिंग। नेक्स्ट है नोट एन एयरबोर्न प्लेटफॉर्म, तो ये हमें रिमोट सेंसिंग में पढ़ते हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं एक तो ग्राउंड पे होते हैं, एक हवा में होते हैं और एक जो स्पेस में होते हैं, तो एयरबोर्न कौन सा नहीं है, कैमरा नहीं है, बाकी तीनों में एयरबोर्न में इंक्लूड करते हैं। सो आज की क्लास में हमने जो दिसंबर 2023 में पेपर हुआ था वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम उसके जो पीछे जून में हुआ था 2023 में वो वाला पेपर करेंगे। कल से हमारी लाइव क्लास आएगी 7 से 8 बजे के बीच में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्लास के अपडेट भी मिलते रहेंगे। उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी इसकी। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्योग्राफी_विजडम अकेडमी। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।